हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। यूपीएससी के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड जो लोग नए हैं वो कंटेंट के साथ बने रहें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी इज अ। तो डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन क्या है? एक जुडिशियल कन्वेंशन है कि फंडामेंटल राइट है, एक प्रोविजन है सीआरपीसी में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इन द। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो कहाँ इन्यूमरेटेड थे? ऑप्शंस आर मॉन्टेक चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज नॉट ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जब 1950 था उस समय कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था? ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप आप लोग आंसर करेंगे कि करके। लेट मी टेल यू द आंसर्स, आप मैच करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने आपने सही किए। पहला सवाल था प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो ये आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 का, इसीलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अदर देन पार्ट 3, ठीक है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। अदरवाइज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अदर देन पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंशन्ड थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और तीसरा सवाल है कि इनमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा ऐसा है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था? तो सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो बी वाला है ना, ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। एक्चुअली ये चीज़ लिख लीजिएगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। आर्टिकल 39 जो कि है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर 39A प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। देन आर्टिकल 43A to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, and then 48A to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है ना, आपको अगर याद हो 2017 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट से कौन से जुड़े थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। where does India stand globally in these dimensions and what is the way forward। तो आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है, उसके डिमेंशंस क्या क्या है, और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, और अब इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है कि वो इसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस के साथ। पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है, फिस्कल डेफिसिट रीन्ड इन कैड कंसर्न। अब CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, दोनों हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली 2 ही कंपोनेंट्स है जो कि फिस्कल डेफिसिट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू सोर्स और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू जो होता है वो होता है इनकम कंपोनेंट, है ना। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है? टैक्सेस, या एक तो टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ना। रेवेन्यू तो 2 होता है, एक टैक्स रेवेन्यू होगा, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो टैक्स आपने कलेक्ट किया, ये टैक्सेबल रेवेन्यू होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज, GST, ये सब आपका टैक्स रेवेन्यू में आ गया। दूसरा आपका हो गया जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट्स हुई, है ना, इस तरीके डिविडेंड हुआ, गेन हुआ, रिसीट्स फ्रॉम यूटीज आपको मिला, है ना। तो ये सब नॉन टैक्सेबल इनकम में आता है। तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों हो गए। एक्सपेंडिचर कंपोनेंट अपन ने देखा, तो एक्सपेंडिचर में पहले तो प्लान एंड नॉन प्लान के रूप में अपन उसको कर लेते थे कि एक प्लान था जो 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आता था, एक नॉन प्लान रहता था, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो हम नॉर्मल एक्सपेंडिचर, हम सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, एमोल्यूमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हेल्थ के ऊपर खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो ये सारे आपके एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब क्या होता है कि जब एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, सपोज करो एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है, अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर रेवेन्यू से ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, तो आपको उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा, आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो जितनी अमाउंट कम होगा, मतलब जितना रेवेन्यू कम होगा एक्सपेंडिचर से, उतने ही अमाउंट का आपको बोरोइंग करना पड़ेगा।
तो जो अमाउंट आप बोरो करते हैं ना उसको ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज एक्चुअली द बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग इज एक्चुअली द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। तो अब बोरोइंग कहाँ से करते हैं, फिजिकल डेफिसिट की फाइनेंसिंग कहाँ से करती है गवर्नमेंट, तो ये या तो इंटरनली बोरो करेंगी कमर्शियल बैंक्स के, या बोरो बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक आईएमएफ से बोरो कर रही है, या फिर प्रिंट करेगी नई करेंसी, है ना, दे कैन डायरेक्टली प्रिंट द न्यू करेंसीज, देन दे कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटीज एंड ऑल, है ना। तो ये सारे कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। और फिजिकल डेफिसिट का कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ऑब्वियसली वही है, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कैलकुलेटेड बाय इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट वाली जो कैपिटल रिसीट्स है उनको भी ऐड किया जाता है। तो जब रेवेन्यू जोड़ेंगे ना तो उसमें सारा का सारा टैक्सेस वाला प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। लेकिन बोरोइंग नहीं करेंगे, मतलब कोई भी पॉसिबल वे ऑफ रेवेन्यू ऐड होगा एक्सेप्ट फॉर द बोरोइंग। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी उसमें ऐड होती हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स भी उसमें ऐड होते हैं, मतलब जो कि ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो कि डेट ना क्रिएट कर रही हो उनको भी हम ऐड करते हैं रेवेन्यू पार्ट में, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, बट यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स में केवल नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है ना। तो ये का आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब जब इसी में हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट में जो मेजर पार्ट है वो है ट्रेड का पार्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना एक्सपोर्ट आप कर रहे हो और गुड्स एंड सर्विसेज का कितना इंपोर्ट आप कर रहे हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वहां से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम, तो करंट अकाउंट सरप्लस कहलाएगा, और अगर आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूएसए के साथ पता है क्या रहता है, हमारा यूएसए का करंट अकाउंट सरप्लस रहता है, ये याद रखने का, और हमारा अमूमन जो चाइना है उसके साथ करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। तो इस तरीके से हम चीज़ें याद रखें, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब अगली न्यूज़ देखो, यूएस वोज टू यूज ऑल मीन्स टू स्टॉप ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब। अब यहाँ पे क्या है, यूएस और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि यूएस और इजराइल ने जो एग्रीमेंट साइन किया है इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली इट इज द जेरूसलेम डिक्लेरेशन ऑन जॉइंट सिक्योरिटी। याद रखिएगा, जेरूसलेम डिक्लेरेशन ऑन जॉइंट सिक्योरिटी साइंड बिटवीन इजरायली प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड एंड बिडेन, जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है याइर लैपिड, उन दोनों के बीच में ये जेरूसलेम डिक्लेरेशन ऑन जॉइंट सिक्योरिटी साइन किया गया है। ये साइन क्यों किया गया है, ताकि ईरान का जो न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। एक्चुअली क्या करते हैं ये लोग, इसी तरीके के छोटे छोटे बहाने बना करके कंट्रीज को परेशान करते हैं। पहले इन्होंने अफगानिस्तान के साथ यही किया, इसके पहले इन्होंने इसके बाद इन्होंने इराक के साथ किया, ट्यूनीशिया के साथ किया, अच्छे अच्छे कंट्री जो ठीक ठाक चल रहे थे उनको बर्बाद कर दिया, ठीक है ना, इन बेवकूफ़ों ने, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। और ऐसे ही और बेवकूफ़ भी थे इतिहास में, इनके जैसे और बेवकूफ़ भी थे। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को तेज दिमाग का समझते हैं और दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं एक्चुअली में, लेकिन है सबसे बड़े बेवकूफ़ यही है ना। और हम लोग भी पता नहीं क्यों इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, इनका ये बर्गर और पिज़्ज़ा खा खा के हम सब भी इनके जैसे बोलने लगे, है ना। तो थोड़ा इनका भी अब हमको विरोध करने की ज़रूरत आ गई है ना। वी शुड ऑल्सो ओनली यूज़ द देसी इंडियन प्रोडक्ट्स एंड लीव ये जो इनकी कंपनीज़ है ना उनको यहाँ से बाहर करो, है ना, क्योंकि ये सब ज़्यादा स्पेस ले रही हैं एंड दे कंसिडर इंडिया एज जो कि ठीक है ऐसे ही है। कल अब आप सबको पता था कि I2U2 सबमिट हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि पहला वर्चुअल सबमिट था I2U2 का। I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, है ना, 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 कंट्रीज हैं। और इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमको एप्रोप्रिएट लैंड प्रोवाइड करेंगे फॉर फूड पार्क्स, ठीक है ना। तो इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग द लैंड फॉर फूड पार्क्स और अक्रॉस द कंट्री, एंड इसके साथ कोलैबोरेशन में कौन कौन आएगा, इजराइल आएगा, यूएसए आएगा, यूएई आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ ये भी एक इनकी चाल ही है, कोलैबोरेशन में लैंड दे दोगे, वहाँ बेचारे हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो
फॉरेस्ट डवेलर्स हैं उनको इधर उधर भगा दोगे आप, और फालतू कमर्शियलाइज और बिल्डिंग खड़ी कर करके, जैसा नुकसान आपने उत्तराखंड और इन जैसे स्टेट्स का किया है, वहाँ पे पूरा मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा अच्छी सुंदर नेचुरल प्लेसेस को इन्होंने पूरा कमर्शियलाइज करके बर्बाद कर दिया। वहाँ पे होटल और रिजॉर्ट्स खोल खोल करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है ना। तो बेसिकली दैट इज़ हैपनिंग नाउअडेज। अब वही चीज़ आगे भी है। तो I2U2 के अंतर्गत भी यही बोला कि इंडिया आपको लैंड प्रोवाइड करेगा, इंडिया हमको लैंड देगा, वहाँ पे फूड पार्क बनाएंगे, और फूड पार्क से जो फूड वेस्टेज होता है, फूड शॉर्टेज होता है, वो सब नहीं होगा, है ना। I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, USA, UAE, ठीक है ना। अब कल पहला समिट हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये और प्राइवेट कैपिटल की भी बात की गई कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा वाटर के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस और फूड सिक्योरिटी के फील्ड में, ठीक है ना। कौन कौन से फील्ड में? वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस एंड फूड सिक्योरिटी, इन फील्ड्स में लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भैया जब आप फूड पार्क के लिए लैंड दोगे तो इंडिया विल फैसिलिटेट द फार्मर्स इंटीग्रेशन इनटू द फूड पार्क्स। इंडिया ने कहा कि हम फार्मर्स को इंटीग्रेट कर देंगे फूड पार्क्स के साथ, और यहाँ पे इसका क्या होगा? बेसिकली ये पॉजिटिव इफेक्ट करेगा उनकी लाइफ में। फूड पार्क का एम क्या रहेगा? ताकि फूड वेस्टेज और फूड जो स्पॉइलेज है वो कम रहे, है ना। सो दैट इज सम ऑफ द कोलैबोरेशन जो कि इन कंट्रीज़ ने डिक्लेयर किया है, और भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस फ्यूचर में होने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। इंडिया में मंकी पॉक्स का भी अब केस पहला आ गया है केरला में। सो बी वेयर, और थोड़ा हाइजीन मेंटेन करें एंड बी सेफ, है ना। लोगों से 2 गज की दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। सेंटर गेट्स टाइम टू रिप्लाई ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब यहाँ पे एक्चुअली एक पिटीशन गया था जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो इन्फोर्सेबल करने का समय आ गया है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा है सेंटर से, और थोड़ा टाइम भी दिया कि ठीक है आप बताइए हमको कि क्या आपको लगता है क्या नहीं लगता। थोड़ा सा हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बेसिक मैं आपको बता दूँ तो आप सबको पता होगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, जिसने कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए रिकमेंडेशन किया था। ये 1976 में आया था, है ना। आर्टिकल 51A के तहत आया था, और पार्ट 4A आप सबको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐड किया गया था। लेकिन मैं जो मेन ये आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से भी इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थे। याद रखिएगा, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिकमेंडेशन दिए गए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे दिए गए थे जो कि उस समय कांग्रेस ने इंक्लूड नहीं किए थे। पहला उसमें से ये था कि पार्लियामेंट मे प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो ओरिजिनल थी उसने पेनल्टी और पनिशमेंट का पहले ही दे रखा था एक पॉइंट कि ऐसा ऐसा करिए, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा, नो लॉ imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। मतलब कोई ऐसा लॉ जो रहेगा उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, ये भी उन्होंने रिकमेंड किया था। और तीसरा, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि इंक्लूड नहीं किए गए थे। अदरवाइज 8 ड्यूटीज थी जो मेंशन की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा, है ना। 8 याद रखिएगा, 1976 में रिकमेंडेशन दिए गए, 1976 में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया। आपके लिए सवाल ये रहेगा कि एक बार मुझे 11 जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बताइए, और बताइएगा कि लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई है। नो नॉड फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट एक्स जज। अब एक एक्स जज के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का कोर्ट के लिए आया था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने उसके लिए कंसेंट नहीं दिया। अब अटॉर्नी जनरल कंसेंट क्यों देता है और क्या ज़रूरत है कंसेंट देने की, वो देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है। देयर इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो कि प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट होगी, ठीक है ना। उसका सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का, जो कि ये प्रोसेस बताता है। अब होता क्या है, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के केस में अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल, एंड हाई कोर्ट के केसेस में एडवोकेट जनरल, ये लोग जो हैं ये बेसिकली इनिशिएट करते हैं केस ऑफ क्रिमिनल कंटेंट, ठीक है ना। ये लोग एक मोशन ले आते हैं कोर्ट के सामने फॉर इनिशिएटिंग द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है ना। ये प्रोसेस लिखा हुआ है।
अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति मोशन ला रहा है कंटेम्प्ट का, तो पहले उसके लिए अटॉर्नी जनरल का फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड एडवोकेट जनरल का फॉर हाई कोर्ट कंसेंट ज़रूरी होता है। मतलब पहले ये अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये कंसेंट वर्दी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वर्दी केस है या है भी या नहीं, है ना। तो क्यों लाया जाता है ये अटॉर्नी जनरल के सामने, ताकि कोर्ट का टाइम बचे। कोर्ट ऐसा ना कि फ्रिवलस कोई कंप्लेंट आ रही है। लेकिन एक और चीज़, अगर कोर्ट ने सुओ मोटो यानी खुद से कोई कंटेम्प्ट केस स्टार्ट किया है तो उसके लिए फिर उनको अटॉर्नी जनरल के कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बताया कि भैया जस्टिस जुडिशरी के 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर एकमात्र चीज़ आप कर लो तो आधी चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। वो है पहले आप फिल करो वैकेंसीज, फिल द वैकेंसीज, ठीक है ना भैया। इन्होंने बोला कि वैकेंसी फिल करने की पावर खुद आपके पास है, तो आप क्यों उस पावर का इस्तेमाल नहीं करो। केवल अगर आप 20% और एक्स्ट्रा जजेस ला दो, मतलब ऐसा नहीं कि 10 लाख जज 15 लाख जज, आप बस 20% अपनी जो जजेस कैपेसिटी हो और ला दो तो ये हो जाएगा। दूसरा जो उन्होंने बोला कि भैया आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ना, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उनका यूज़ करें। तीसरा इन्होंने कहा कि भैया आप हाइब्रिड नेचर में आप वीसी करें, मतलब कि एक तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करिए, कुछ आप फिजिकल पेशी करिए, है ना। तो वीसी प्लस फिजिकल पेशी दोनों करिए, इसका हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करिए। फिर ई फाइलिंग, मतलब कि जैसे मान लो किसी को कोई फीस भरनी है, कुछ करना है, तो पब्लिक बार बार जा करके नहीं, रादर देन अपनी जो फीस है जो भी है इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकती है ना, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो ई फाइलिंग के माध्यम से, या कोई पिटीशन देना है, कोई एफिडेविट देना है, पेमेंट करनी है, ये सारी ई फाइलिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूज़ किया जाए और इनिशिएट किया जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी प्रोसेस की जा सकती है ना। अब निर्भया केस में ही 4 साल लग गए। अब आप सोच सकते हो जब उतना इंपॉर्टेंट केस है वो 4 साल चला, तो अब बाकी केसेस की क्या हालत होगी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के अराउंड जो डिबेट है वो देख लेते हैं। अब अभी आपको रिसेंटली बता दूं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है ओरिजिनली वो 1980 के हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 का एक्ट है, और वो बताता है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया जाएगा फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूजेस, ठीक है ना। जैसे कि मान लो रोड कंस्ट्रक्शन करना है, हाईवे डेवलपमेंट करना है, रेलवे लाइन बनानी है या माइनिंग करनी है, तो किस तरीके से आप उसको डाइवर्ट करोगे और उस केस में कितना कंपनसेशन कैसे आपको देना है, ये सारी प्रोसेस मेंशन्ड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 में, ठीक है ना। एम क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का? द एम इज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। पुट ब्रेक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू हाइव ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि फॉरेस्ट लैंड को हम कमर्शियल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें, उसको रोकना। एंड इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट, तीसरा एम है कि फॉरेस्ट के अंदर एरिया को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। अब फॉरेस्ट लैंड बियॉन्ड 5 हेक्टेयर्स अप्रूवल फॉर डाइवर्टिंग लैंड मस्ट बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक नियम ये कहता है कि अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का अप्रूवल चाहिए आपको डाइवर्ट करने के लिए, तो फिर वो आपको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकता है, ठीक है ना। दिस इज़ इसमें क्या होता है कि जब 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का होता है तो इसमें एक कमेटी रहती है जिसको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, ठीक है ना। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, और फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो एग्जामाइन करती है कि जो एजेंसी है या जो यूज़र है जिसने रिक्वेस्ट की है फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए, उसका कन्विंसिंग केस है या नहीं, है ना, कि उनके पास कोई प्लान है कि नहीं कि डैमेज को कैसे वो फुलफिल करेंगे, अगर ट्रीज गिराएंगे तो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या रहेगा, और किस तरीके से वो इस तरीके से डाइवर्ट करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान ना पहुंचे। अगर एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कन्विंस हो जाती है और अप्रूवल दे देती है, या फिर सपोज करो रिजेक्ट कर देती है, तो फिर ये फॉरवर्ड होगा टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, है ना, जहाँ पे लैंड लोकेटेड है, ठीक है ना। who then has to ensure that provisions of Forest Right Act 2006 विच इज़ अ सेपरेट एक्ट। इसके अलावा एक और एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो है ही, इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी है 2006 का। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जाता है दोबारा, चाहे एफएसी के बाद, एफएसी ने चाहे अप्रूव किया चाहे रिजेक्ट किया, जाएगा वो कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो कि ये मेक श्योर करती है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो बेसिकली कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लाई हों। और एफएसी अप्रूवल का मतलब ये भी होता है कि फ्यूचर यूजर्स ऑफ द लैंड
मस्ट प्रोवाइड, जो यूजर्स हैं उस लैंड के, मतलब जिन्होंने डाइवर्ट किया है, दे मस्ट प्रोवाइड कंपनसेटरी लैंड, उनको कंपनसेटरी लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर एफॉरेस्टेशन, जहां पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, एज वेल एज पे द नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक तो उनको लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनसेटरी, दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 10 लाख 15 लाख पर हेक्टेयर जितनी भी चल रही होगी वो उनको पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब अभी क्या है, नाउ द न्यू रूल्स आर मेकिंग प्रोविजंस फॉर प्राइवेट पार्टीज टू कल्टिवेट प्लांटेशन एंड सेल देम एज लैंड टू कंपनीज हु नीड टू मीट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन टारगेट्स। अब क्या हो रहा है कि जो नए रूल्स हैं वो ऐसे प्रोविजन बना रहे हैं कि जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो पहले तो प्लांटेशंस को कल्टिवेट करेंगे, है ना, फिर बाद में उनको ही सेल कर सकते हैं एज लैंड टू कंपनीज हु नीड टू मीट द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन टारगेट। मान लो सपोज करो ये एक व्यक्ति एक्स है जिसके पास एक प्लांटेशन लैंड है, जिसने ऑलरेडी प्लांटेशन लैंड किया हुआ है, ठीक है ना। दूसरा वाई नाम का प्राइवेट पार्टी है जिसने अभी ये लैंड डाइवर्ट किया। अब वाई को कंपनसेटरी टारगेट पूरे करने हैं, तो इन्होंने प्रोविजन बना दिया कि एक्स जो है वाई को अपना ये प्लांटेशन लैंड सेल कर सकता है। तो मतलब नया लैंड तो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आया ना भाई, नया लैंड तो फॉरेस्ट के अंदर नहीं आया, है ना। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि प्राइवेट पार्टीज ही वो सेल कर सकते हैं देयर कवर टू मीट द कंपनसेटरी टारगेट्स, है ना। और इससे क्या होगा कि उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा और स्टेट्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के कंट्रोवर्सी आ रही है कि भैया जो ट्राइबल्स रहेंगे, जो फॉरेस्ट डीलिंग कम्युनिटीज़ रहेंगी, जो लोग यहाँ से जो नए लैंड, जो आपने नया लैंड डाइवर्ट किया है वहाँ से जाएंगे, उनका क्या होगा, उनको कैसे आप प्रोवाइड करोगे, रिहेबिलिटेट कैसे करोगे, है ना। उन कम्युनिटीज़ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। सो these are the things which are there, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने तो भैया रूल जो बनाए हैं एक्चुअली में वो इसलिए बनाए हैं ताकि जो अप्रूवल प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब बाकी चीज़ें इनको नहीं पता, गवर्नमेंट को खुद ही नहीं पता कि क्या करना है, ठीक है। अगला है द ग्रेट ओमिशन इन द ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ जो है उसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, याद रखिएगा, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अभी रिसेंटली रिलीज़ की है। 15 जुलाई तक के लिए पब्लिक के कमेंट मांगे हैं, है ना। अब ये पॉलिसी रिप्लेस करेगी पुरानी पॉलिसी को जो कि 2006 में आई थी, है ना। ऑथर ने कहा कि ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, अच्छी चीज़ है कि इंडिया प्रयास कर रहा है। आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी डिसेबिलिटी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में हम लेकर के आए, है ना। इसके अलावा हमने इंचियन स्ट्रैटेजी फॉर एशिया पैसिफिक, इंचियन स्ट्रैटेजी अगर आपसे कोई पूछे तो ये लिख लेना अलग से, इंचियन स्ट्रैटेजी फॉर एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2013 से 2022 तक का जो डिकेड है वो इंचियन कमिटमेंट माना जाता है और ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ही डेडिकेटेड है। याद रखिएगा, इंचियन स्ट्रैटेजी फॉर एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2013 to 2022। तो ऑथर ने कहा ये सारी चीज़ें हैं, है ना। हमने SDG के अंदर देख लिया, डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, लेकिन जो नए डिसेबिलिटी रूल्स हैं ये जो आ रहे हैं, ये पॉलिसी आ रहे हैं, इसमें सोशल राइट्स की बात तो की गई है, इसमें इकोनॉमिक राइट्स की बात तो की गई है, लेकिन एक चीज़ है जो मिसिंग है वो है पॉलिटिकल राइट्स। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा कि भैया पॉलिटिकल राइट्स के बिना कोई मतलब नहीं है ना। पॉलिटिकल राइट्स आज भी डिसेबल्ड जो कम्युनिटी है उसको अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नियम ये होना चाहिए कि जब वोटिंग हो तो उनको एक्सेसिबिलिटी का ध्यान दिया जाए, लेकिन आज भी ऑथर ने कहा कि बहुत सारे जो ये इशूज़ लिख लीजिएगा आप लोग, इशूज़ कहाँ कहाँ है। पहला तो है एक्सेसिबिलिटी में इशू है कि भैया जब वोटिंग होती है तो एक्सेसिबिलिटी इतना बड़ा इशू रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे वोट नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि आज भी इनको वो मतलब एक इलेक्टोरेट नहीं माना जाता है, मतलब जो पॉलिसीज़ पार्टीज़ हैं वो अभी भी डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ को एक प्रॉपर इलेक्टोरेट नहीं मानती हैं। उनको लगता है कि ठीक है इनसे इनके वोट देने ना देने से कुछ नहीं। इसलिए अगर आप जो मैनिफेस्टो होता है या पार्टी का मैनिफेस्टो होगा आप देखेंगे तो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कोई वादे या ये सब नहीं रहते हैं, ठीक है ना। और तीसरा ऑथर ने यह कहा कि अगर आप ये देखें कि कितने लोग डिसेबल्ड कम्युनिटी के हैं जो लोग पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको नंबर बहुत कम मिलेगा। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो इन्होंने हिस्ट्री में
रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जिक्र है, या फिर आप इनफैक्ट पता ही नहीं रहता लोगों को, है ना। जैसे साधन गुप्ता का नाम दिया है कि ये साधना गुप्ता वॉज द फर्स्ट डिसेबल्ड कम्युनिटी पर्सन, है ना। साधन गुप्ता वॉज द फर्स्ट डिसेबल्ड कम्युनिटी, एक्चुअली इन्होंने साधन ही लिखा है, तो एक बार चेक कर लेना कि साधन है कि साधना है ना। जस्ट कीप इट चेक ऑन दैट, एक बार चेक करके आप लोग मुझे बताइएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने हिंदू ने तो साधन गुप्ता लिख दिया, तो देख लेना इसको क्या है। फर्स्ट विजुअली डिसेबल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो साधना गुप्ता भी हो सकता है, साधन गुप्ता भी हो सकता है, लेकिन इट हार्डली फाइंड्स एनी मेंशन इन द पॉलिटिकल और डिसेबिलिटी डिस्कोर्स, ठीक है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि भैया इनके बारे में बताओ और इनको रिप्रेजेंटेशन दो। इनफैक्ट एक स्टेट है जिसको हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, उन्होंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि दे विल नॉमिनेट एटलीस्ट वन डिसेबल्ड पर्सन इन ईच पंचायत, दे विल नॉमिनेट वन डिसेबल्ड पर्सन इन ईच पंचायत, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, ये करेंगे, ठीक है ना। सो ऑथर ने वही कहा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, कि आपको इंक्लूसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज़ दैट यू शुड बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावर देयर मेंबर्स थ्रू ट्रेनिंग इन द इलेक्टोरल सिस्टम, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आप डिसेबल्ड कम्युनिटी के लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और वहाँ पर लोगों को एम्पावर करो बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ना, ये सारी चीज़ें करो। फिर उन्होंने बोला कि क्रिएशन, अमेंडमेंट एंड और रिमूवल ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स by lawmakers and election bodies to encourage the political participation of the disabled। आप political participation of the disabled को encourage करो, है ना, कुछ भी लॉ बनाओ, अवेयरनेस फैलाओ, है ना। Then inclusion of civil societies to conduct domestic elections observations और वोटर एजुकेशन कैंपेन्स, मतलब सिविल सोसाइटीज़ का यूज़ करके आप उनको अवेयर करो, है ना, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लोग हैं। एंड कंडक्ट मीनिंगफुल आउटरीच टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, है ना, आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू उनको कैंपेनियरिंग और कैंपेन के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि मेंशन्ड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।